हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी के बारे में, जो कि हमारा सीरीज नंबर 8 है। ये रहा आपका रीजनिंग की प्रीवियस डे क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ टी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। क्या है देखते हैं इसमें कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का भाई कौन है? बी का भाई है आपका ए है। इसका मतलब ये कौन सी भाई है? किसका? बी का। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, किसकी बहन? सी है। सी की बहन कौन है? बी है। सी की बहन कौन है? बी है। इसका मतलब ये गर्ल्स है, ये कौन है? बॉयज है। सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, अर्थात डी की पापा कौन है? डी की पापा है सी। इसका मतलब ये क्या है? मेल है, अर्थात ये दोनों भाई है। सी की बहन भी बी है और ए की बहन भी बी है। ये क्या है? सीस। ये भी आपका सीस हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन क्या है? हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी और ए में संबंध क्या है? इसके बारे में क्वेश्चन है। देखो, अगर इसमें बॉयज होता, डी आखिर बॉयज होता, इफ डी इज बॉयज इट मीन्स ये क्या होता? नेफ्यू। डी इज गर्ल्स इट मीन्स नीस। ओके ना, इसमें जेंडर ही मेंशन नहीं किया है, जेंडर ही इसमें मेंशन नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन पार्ट 4A, पार्ट 4, पार्ट 3, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 4A की तहत। फंडामेंटल ड्यूटी it deals with article number 51A. It's recommended by Swaran Singh Committee. Swaran Singh Committee. The sources of fundamental duty is USSR. USSR. Okay, and some of the other points also. जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। उस समय कितना था? 10 था। प्रेजेंटली कितना है? 11 है। कौन से अमेंडमेंट के तहत? ये किया गया था आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 की 2002 के तहत। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पार्ट आई भी ये डील्स करता है आपका डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल डील्स करता है आपका 36 से 51। 36 से 51 ये आप बोरोड किए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। ये आयरलैंड से। इट हैव आल्सो 3 प्रिंसिपल, गांधीयन, लिबरल एंड सोशलिस्ट। बाकी ऑप्शन नंबर सी में पार्ट 3 जो है वो डील्स करता है आपका फंडामेंटल राइट्स, और ये इसको हम बोरोड किए हैं यूएससी की बिल्स ऑफ राइट से। कहाँ से? बिल्स ऑफ राइट से। ये डील्स करता है आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में, और कितने हैं प्रेजेंटली? 6 फंडामेंटल राइट देखने के लिए मिलता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, which article of the Indian Constitution abolish untouchability? ऑप्शन ए आर्टिकल 18, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 14, डी आर्टिकल 17। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर डी। अनटचेबिलिटी ये आपको कहाँ मेंशन किया गया है? फंडामेंटल राइट्स की राइट टू इक्वालिटी में। कहाँ? राइट टू इक्वालिटी में मेंशन किया गया है, राइट टू इक्वालिटी में। ओके, राइट टू इक्वालिटी ये डील्स करता है आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में। तो एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्टिकल 18 जो कहता है
तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में कहता है। आर्टिकल 15 जो होता है ये कहता है कि नो वन कैन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर। ओके, इसके बारे में कहता है। आर्टिकल 14 जो होता है ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आइन की नजर में हर व्यक्ति समान है। ओके, और एक बचा है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इसमें क्या कहा जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, हर व्यक्ति को एक इक्वालिटी मेंशन किया जाना चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, according to which article national emergency may be declared by the president of India? Option A article 352, B article 360, C article 356, D article 368। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 352 के तहत। नेशनल इमरजेंसी जो हम बोरोड किए हैं वो किए है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के तहत, और ये डील्स करता है, इमरजेंसी जो डील्स करता है ये करता है आपका कहाँ, पार्ट 18 के तहत। पार्ट कहाँ, 18 के तहत। ओके, बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आर्टिकल 360 जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कहता है। आर्टिकल 356 जो होता है आपका स्टेट इमरजेंसी के बारे में। इट ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल। इसके अलावा आर्टिकल 360 जो होता है ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहता है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहता है। ये कहाँ से हम बोरोड किए हैं, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। एक पार्ट 20 में लिखा गया है, जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है तो उसके लिए 3 ग्राउंड की जरूरत होता है। पहला ड्यू टू वॉर, सेकंड जो होगा आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरे जो होगा आपका आर्म रेविलियन। ये 3 चीजें हुआ तो अब जाके हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following language was added in the 8th schedule of the constitution in 2003? in 2003। ऑप्शन ए कोंकणी, बी सिंधी, सी मणिपुरी, डी सांताली। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सांताली। देखो 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत हम 4 भाषा को ऐड किए। एक था आपका सांताली, दूसरा था आपका बोडो, तीसरा था आपका डोंगरी, चौथा था आपका मैथिली। ये 4 भाषा को हम ऐड किए हैं। इसके अलावा 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में हम एक भाषा को ऐड की थी और भाषा का नाम क्या था, सिंधी। उसी तरह 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 की तहत हम 3 भाषा को ऐड की थी। एक था आपका कोंकणी, दूसरा था आपका मणिपुरी, तीसरा था आपका नेपाली। ओके, तो पहले जब संविधान में जो ओरिजिनली जब ऐड किया गया था वो केवल 14 है, बाद में हम कितने ऐड की, 8। तो कुल मिला के प्रेजेंटली कितने, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये कौन से पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है आपको, ये पार्ट जो होता है कौन से पार्ट में, 17 के तहत। और आर्टिकल्स क्या होता है इसके लिए, 343 से लेके 351 के बीच में। कौन से शेड्यूल में देखने के लिए मिलता है ये आपको शेड्यूल 8 के तहत देखने के लिए मिलेगा। कहाँ, संविधान के शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है। मदर टंग के बारे में ये आर्टिकल 350 कहता है, कौन सी, मदर टंग के बारे में।
ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन? आर्टिकल 51, आर्टिकल 44, आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 39। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन एंड वुमेन, ये कहाँ लिखा गया आपका? डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की सोशलिस्ट प्रिंसिपल में देखने के लिए मिलता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल के तहत देखने के लिए मिलता है। ओके। डीपीएसपी जो हम बोरोड किए हैं आयरलैंड से ये आपका डील्स करता है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में। बाकी ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो 51 है ये प्रोमोट करता है आपका इंटरनेशनल पीस को, प्रोमोट इंटरनेशनल पीस को। ओके। आर्टिकल 44 जो होता है वो कहता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ओके। 43 बी जो कहता है आपका प्रोमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके। इसके अलावा डीपीएस के बारे में और कहा जाए तो इसमें 3 प्रिंसिपल देखने के लिए मिलता है। कौन कौन सा है? एक होगा आपका गांधीयन, दूसरा होगा आपका लिबरल, तीसरा होगा आपका सोशलिस्ट। ये 3 प्रिंसिपल कहाँ देखने के लिए मिलता है? डीपीएसपी के अंदर। ओके। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जो दो सेशन चलता है उसमें कितना मैक्सिमम इंटरवल कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 मंथ, बी 6 मंथ, फोर्थ मंथ, डी 8 मंथ। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 6 मंथ। एटलीस्ट जो कहा जाता है पार्लियामेंट की जो सेशन के बारे में, एटलीस्ट कितने साल में 2 सेशन होना चाहिए? कितने साल में केवल 2 सेशन होना चाहिए। एक कहानी है। पार्लियामेंट जो कंसिस्ट करता है ये करता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को लेके। पार्लियामेंट जो डील्स करता है आर्टिकल 79 के तहत, लोकसभा डील्स करता है आपका 81 के तहत, राज्यसभा डील्स करता है आपका आर्टिकल 80 के तहत। पार्लियामेंट जो बोरोड किया गया आपका यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं। ओके। प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाए तो ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर इन ए स्टेट is made as per the provision in the constitution under article. The appointment of a governor in a state is made as per the provision in the constitution under article. Option A 153, B 154, C 155, D 156। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 155। ओके। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है गवर्नर को। ओके। गवर्नर एक तरीके से एक्ट करते हैं, एक एजेंट की तरह काम करते हैं। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाकी वो आर्टिकल जो 153 है वो कहता है कि गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, ओके, हर स्टेट के अंदर क्या है? गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 154 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में कहता है। देन आर्टिकल 156 जो कहता है वो कहता है गवर्नर की टर्म के बारे में। ओके। गवर्नर की टर्म के बारे में, गवर्नर के बारे में और कुछ पॉइंट जानते हैं। इसको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के नाम से जानते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लॉर्ड कैनिंग एस्टैब्लिश्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम? ऑप्शन ए 1858, बी 1859, सी 1861, डी 1860। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1859 के तहत। ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में कब रिकॉग्नाइज किया गया था? ये रिकॉग्नाइज किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट
काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ओके, बाद में जो इंडिया की तीन लोगों को इंडियन जो 3 लोग ऐसे थे जिनको काउंसिल इन 1862 में भेजा गया था, किनके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन कौन वो इंडियन थे? एक था आपका राजा बनारस के राजा को, दूसरा होंगे महाराजा पटियाला को, तीसरे था सार दिनकर राव को। ओके, लॉर्ड कैनिंग के बारे में कहा जाए तो एक गवर्नर जनरल भी थे और वाइसराय भी थे। कहाँ की? भारत की। लेकिन इसको हम नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हु आर द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, इट मीन्स लॉर्ड कैनिंग। तो ये कौन होते? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट्स द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को किसके द्वारा अपॉइंटमेंट दिया जाता है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी स्पीकर, डी गवर्नर। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट भी जब भी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसके लिए 3 मेंबर कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। 3 मेंबर कमेटी की द्वारा। उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होते हैं आपका होम मिनिस्टर, तीसरे जो होते हैं ओपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा। कौन? ओपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा। ओके, सेंट्रल विजिलेंस के बारे में कहा जाए, इनकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहाँ? न्यू दिल्ली। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक कमेटी के द्वारा रेकमेंड किया गया था, उस कमेटी का नाम है शांताराम कमेटी के द्वारा। किस बेस पे काम करता है? एक करप्शन को दूर करने के लिए, अर्थात प्रिवेंट द करप्शन। कब एस्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था आपका 1964 में, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में। बाद में 2003 में उसको क्या मिला? स्टेटूटरी बॉडी की दर्जा मिला। कब? 2003 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, when was the act that provided for the anti-defection law passed? ऑप्शन ए 1950, बी 1960, सी 1985, डी 2005। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1985 की तरफ। उस 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत क्या देखने के लिए मिला था? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपको कौन से शेड्यूल के तहत देखने के लिए मिलेगा? 10th शेड्यूल के तहत देखने के लिए मिलेगा। उस समय जो सरकार कौन था, जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो पास हुआ, उस समय कौन थी? राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थी? राजीव गांधी की सरकार थी। ओके, इसके अलावा इसमें और कुछ पॉइंट्स है कि कोई व्यक्ति क्या करते कि अपनी पार्टी को चेंज करते, चेंज फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, ये ऐसी जगह में क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तो पहले 1/3 मेंबर के द्वारा क्या है? वोटिंग हो रहा था, तो कोई भी किसी भी तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ पास होते जा रहा था। लेकिन बाद में कहा गया कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत किसी व्यक्ति के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 2/3 मेजोरिटी से क्या वोटिंग पास होना चाहिए। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट about the establishment of the Supreme Court? Article 76, Article 243, Article 124, Article 21। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 124 के तहत, आर्टिकल 124 की तहत ये डील्स करता है आपका क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो फाउंड किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को, और ओके, पहली बार कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था आपका कलकत्ता के अंदर। कहाँ, कलकत्ता के अंदर। कौन सी एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, सर एलिजा इम्फे थे। प्रेजेंटली कौन है, प्रेजेंटली कौन है, प्रेजेंट में वो है आपका डी वाई कौन, चंद्रचूड़। ओके, ये कितने नंबर के हैं, ये 50वें नंबर के। कौन, कितने नंबर के हैं, 50वें नंबर के। ओके, 76 के बारे में आर्टिकल जो लिखा है ये अटॉर्नी जनरल के बारे में कहता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। 243 जो है वो पंचायत के बारे में कहता है, एंड आर्टिकल 214 डील्स विथ हाई कोर्ट, किसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच कंट्री हैज द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी इज साउथ अफ्रीका। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से हम कंकरेंट लिस्ट को बोरोड किए। कंकरेंट लिस्ट ये आपको फेडरल लिस्ट के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, जो कि शेड्यूल नंबर 7 में लिखा गया है। शेड्यूल नंबर क्या है, 7 में लिखा गया है कि जिसमें क्या है, 3 लिस्ट होता है। एक होगा आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तीसरा होगा आपका कंकरेंट लिस्ट, तीसरा होगा आपका कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितने होते हैं, 100, कितने 100, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 एंड कंकरेंट लिस्ट के अंदर कितने 52 है। कौन कौन सी चीजें कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है, आपका एजुकेशन हो, फॉरेस्ट हो, मैरिज हो, एडॉप्शन, ये सारे कहाँ आ जाता है आपका कंकरेंट लिस्ट में, मैरिज, इसके अलावा एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें कहाँ आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में। ओके, इसके अलावा कनाडा के बारे में कहा जाए तो कनाडा से हम क्या क्या लेके आए हैं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसके अलावा रेसिडुअरी पावर, ये कहाँ से लिए हम लोग, कनाडा से। इसके अलावा अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू, प्रेम्बल, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जाए तो क्या लेके आए हैं हम लोग, आर्टिकल 368, जिसमें क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है। ओके, इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, यूनियन के बारे में कहा जाए तो इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, स्टेट में केवल स्टेट गवर्नमेंट ही। कॉन्करेंट में क्या होता है, बोथ सेंटर प्लस स्टेट। ओके, ये दोनों मिलके लॉ बनाएंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डिसम्बर 10, नवंबर 26, मई 1 या अप्रैल 1। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 10। बाकी ऑप्शन जो नवंबर 26 है उसको हम संविधान दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। मई एक लेबर डे, क्या है, लेबर डे। अप्रैल एक उत्कल दिवस, कौन सी, उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन राइट्स डे क्या कहा गया इसमें, ह्यूमन राइट्स डे
2022 की जो थीम क्या है, 2022 की थीम क्या है, डिग्निटी फ्रीडम, क्या है, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये क्या है, ये 2022 का ह्यूमन राइट डे का थीम है। ओके, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसको कब एडॉप्ट किए थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में उसको एडॉप्ट किया गया था ह्यूमन राइट्स डे को। और उस दिन से क्या माना जाता है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के नाम से जानते हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंट्स हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी स्पीकर, सी गवर्नर, डी प्रेसिडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एक तरह का आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे आपका यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन। ओके, इस ऐसा ही क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये पार्ट भी में देखने के लिए मिलता है, जो कि आर्टिकल डील्स करता है 148 से लेके 151 के बीच में। ओके, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो टेनर है अर्थात टर्म जो है वो 6 ईयर और 65 ईयर है। ओके, तो कंट्रोलर ऑडिटर को अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा मिलता है और रिजाइन भी किसको देना पड़ता है, प्रेसिडेंट को ही देना। ओके, इनका काम क्या है, ये अकाउंटिंग एंड ऑडिट का काम होता है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ओके, बट 1976 में 1976 में ये जो अकाउंटिंग जो पार्ट है सीएजी से छीन लिया गया है अर्थात दूर किया गया है। ओके, और सीएजी को हम क्या और किस नाम से जानते हैं, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से भी जानते हैं, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। ऑप्शन ए 5 ईयर, बी 6 ईयर, सी 4 ईयर, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 6 ईयर। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, 6 ईयर या 65 ईयर। ओके, चीफ इलेक्शन कमीशन अभी अभी कहा गया था आपका एक तरह का ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, ये चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं उसको किनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमीशन या डील्स करता है आपका आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 304 में इलेक्शन कमीशन। ये आपको पार्ट कितने 15 में देखने के लिए मिलेगा। किन किन की चुनाव कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट जिसमें आप बोलेंगे कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर का जिसमें विधानसभा एंड विधान परिषद के बारे में कहा जाता है, विधान परिषद के बारे में। ओके, इलेक्शन कमीशन जो होता है एक तरह का क्या है आपका परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द पैसा एक्ट एनेक्टेड। ऑप्शन ए 1992, बी 1996, सी 1994। इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है, डी वो क्या है 1990।
1990। ओके, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए। पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।